हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे एल्गल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इस सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक में जाके अपनी भाषा को चुन सकते हैं। हमें एक रिक्वेस्ट भेजी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने जो बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं। वो अपना सिलेबस हमसे पढ़ना चाह रहे थे, तो उनके सिलेबस में एल्गल बायोटेक्नोलॉजी मेंशन है। साथ ही ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में जो है ये टॉपिक मेंशन है। अगर आप भी कोई टॉपिक अपना पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक साथ में यूनिवर्सिटी या जिस भी कोर्स को आप पढ़ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि एल्गी की एप्लीकेशंस क्या है, एल्गल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है। तो फूड और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में ये काम में आता है एल्गी। और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में आता है, पिगमेंट प्रोडक्शन में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, बायो पॉलीमर और बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन में, साथ ही बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी काम में आता है। तो आजकल इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। और अपन आज जो है 3 इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फूड और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बायो फर्टिलाइजर्स और बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो क्यों इसे काम में ले रहे हैं प्लांट्स के ऊपर? तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी सब जगह पाया जाता है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाया जाता है। ये इजीली जो है लैब कंडीशंस में, फोटोबायोरिएक्टर जो एक लैब कंडीशंस में उगाने के लिए काम में आता है, इसमें ये जो है राउंड द ईयर प्रोड्यूस कर सकता है। उसमें उसको अपन पूरे साल उगा सकते हैं और उसकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है। ये जो है कुछ एल्गीज जो है उनका बायोमास तो 24 घंटे में ही डबल हो जाता है। तो कितना हायर ग्रोथ रेट है, इस वजह से भी ये काम में आती है। फिर इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 128 टाइम्स लेस है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके। और इन्हें जो है राउंड द ईयर हार्वेस्ट किया जा सकता है, जबकि जो सीजनल क्रॉप है उन्हें हम वंस या ट्वाइस ही ईयर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो हार्वेस्टिंग रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी फूड और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में क्या कहाँ काम में आता है। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में काम में आता है। तो ये कुछ एल्गीज जो है कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो सारे 20 अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकती हैं और इनमें हाई प्रोटीन कंटेंट भी होता है। अराउंड 40 to 70% ऑफ ड्राई वेट इनमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो कुछ स्पीसीज जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेरा और सेनेडेस्मस जो है इस तरीके से सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में काम में आती हैं। सेल डिस्ट्रप्शन मेथड्स, ये मैकेनिकल और केमिकल जो सेल डिस्ट्रप्शन मेथड है उससे इनकी माइक्रोवेव सेल वॉल जो है ब्रेक की जाती है और उसमें से जो है प्रोटीन जो है एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ सिंगल सेल प्रोटीन्स तैयार होती हैं। किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, एक एक मेथड पूरा समझ लेते हैं कि स्टेप्स से। तो स्ट्रेन सिलेक्शन किया जाता है सबसे पहले और उससे इनोकुलम तैयार हो जाता है कि अपन कौन सा स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं एल्गी का। फिर इन्हें कल्टीवेट किया जाता है या तो ओपन पॉन्ड में या क्लोज फोटो बायोरिएक्टर से। क्लोज बायोरिएक्टर क्या होता है ये आगे हम वीडियो में समझेंगे। फिर इसमें जो है इस फोटो बायोरिएक्टर्स में जो है ग्रोथ मीडिया और न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और इनोकुलम डाल दिया जाता है और टेम्परेचर और लाइट जो है कंट्रोल की जाती हैं और वहाँ पे जो है एल्गी तैयार हो जाती है और उन्हें बाद में जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है और सेल डिस्ट्रप्शन और प्रोसेसिंग मेथड से सिंगल सेल प्रोटीन तैयार हो जाता है। अब पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी ये काम में आते हैं। तो इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे नैनोक्लोरोप्सिस और फियोडेक्टिलेरम जो स्पीसीज हैं उनमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो उनसे भी जो है कुछ जो है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट तैयार किए जाते हैं। फिर इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो है बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम में आते हैं। तो हेमेटोकोकस जो प्लूवाइलिस जो इसकी स्पीसीज हैं, ये एस्ट्राजेंथिन इससे डिराइव होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी से भी ज़्यादा इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। फिर ड्यूनेरिया साल्विया जो है वो नेचुरल बीटा कैरोटीन का रिसोर्स है और जिससे विटामिन ए सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब बायो फर्टिलाइजर की बात की जाए तो राइस फील्ड और नॉन राइस फील्ड में दोनों में ही जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में ये काम में आता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एल्यूसीरा की स्पीसीज और एनाबीना नॉस्टॉक की स्पीसीज का मिक्स तैयार किया जाता है और इन्हें एक पिट में जो है ग्रोथ मीडियम के साथ एक जो है मिक्स कर दिया जाता है। ग्रोथ मीडियम डाला जाता है, पिट्स तैयार हो जाते हैं, इनोकुलम के रूप में इन जो ब्लू ग्रीन एल्गी इनको डाल दिया जाता है वाटर सरफेस के ऊपर और ये जल्दी ही 7-8 दिन में जो है मल्टीप्लाई कर जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में
और जो ग्रीन मैट तैयार होता है उसे हार्वेस्ट किया जाता है और इन्हें सुखा लिया जाता है हार्वेस्ट करने के बाद, और ड्राइड एल्गल फ्लेक्स जो है राइस फील्ड में डाले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि ये पिट तैयार हुआ है जिसमें इनोकुलम और ग्रोथ मीडियम डाला गया है, और ये जो है मैट फॉर्मेशन हो जाता है, और ये मैट जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ड्राइड कर लिया जाता है उन एल्गल को, और 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर जो है कमर्शियली ये जो है राइस फील्ड में डालने के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी ये काम में आता है। ये नॉन राइस फील्ड्स में भी काम में आता है। तो कुछ इसकी स्पीसीज होती हैं जो नॉन राइस फील्ड्स में भी काम में आती हैं। तो कौन सी स्पीसीज हैं? तो एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ये कॉमन है। टोलिफोथ्रिक्स जो स्पीसीज है ब्लू ग्रीन एलिकी की ही, ये जो है नॉन राइस फील्ड्स में काम में आती हैं। और साथ में इसमें जो मटेरियल है वो कौन-सा यूज़ होता है? तो पीट मॉस, लिग्नाइट, परलाइट और वर्मिक्यूलाइट जो है, इनके साथ इसको करियर मटेरियल के रूप में इसको बाँध दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो पोरोसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनको इनके साथ ब्लेंड किया जाता है और फिर ये जो एल्गल मास तैयार होता है और इन्हें नॉन राइस फील्ड में यूज़ होता है। फिर बायोफ्यूल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो फ्यूल्स थे वो शुगरकेन, शुगर बीट, कॉर्न, व्हीट इनसे तैयार होते थे। सनफ्लावर, सोयाबीन से। सेकंड जनरेशन जो थे वो बायो फूड नॉन फूड बायोमास से तैयार होते थे, जैसे व्हीट, स्ट्रॉ से, वुड चिप्स से, पेनियल ग्रासेस से। फिर थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल तैयार हुए वो माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी से तैयार होने लगे। तो इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है अभी भी कि माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी से कैसे बायोफ्यूल तैयार किया जाए। तो आज अपन इसे डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से फ्यूल तैयार होते हैं। तो माइक्रो एल्गी जो है वो लिपिड रिच माइक्रोब्स होते हैं। तो क्लोरेरा, नेक्रो क्लोरोप्सिस, पायरुलिना, सैनिडेस्मस, ये जो स्पीसीज हैं ये बेसिकली टारगेटेड होती हैं यूटिलाइजेशन और प्रिपरेशन ऑफ बायोडीजल के लिए। वहीं मैक्रो एल्गी जो है कार्बोहाइड्रेट रिच सीवीड्स होते हैं, और इसमें ग्रीन एल्गी जैसे अल्वा, ब्राउन एल्गी लेमनेरिया और रेड एल्गी डेसिलिया, ये जो स्पीसीज हैं ये बायोइथेनॉल बनाने में कैपेबल होती हैं। अब बात करें कल्टीवेशन की कि बायोफ्यूल कैसे इनमें एल्गी को कल्टीवेट किया जाता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। तो या तो अपन पॉन्ड सिस्टम से इनको कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीका है, या फिर इन्हें हम लैब कंडीशंस में फोटो बायोरिएक्टर्स में इन्हें कल्टीवेट करते हैं। तो जो ये एक एनक्लोज सिस्टम है, इसमें पीएच, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सब कंट्रोल किया जाता है, और इसमें कंटैमिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं। कोई भी बाहर से कोई भी ऐसा जो है माइक्रोब नहीं आ पाएगा, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है इस तरीके से, और वाटर यूजेस भी इसमें लो रहते हैं। तो किस तरीके से फोटो बायोरिएक्टर होता है? तो इसमें न्यूट्रिएंट जो है कंट्रोल्ड वे में डाला जाता है, जो अपन न्यूट्रिएंट चाहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम डालना चाहते हैं वो अपन डालते हैं। एल्गल इनोकुलम लेते हैं, जो सी भी एल्गी अपने को कल्टीवेट करनी है वो। फिर कल्चर मीडियम जनरली BG11 मीडियम यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से वो एल्गल इनोकुलम कल्टीवेट होता है। साथ में टेम्परेचर, पीएच, लाइट, अलग-अलग एल्गी के लिए अलग-अलग लाइट और पीएच और टेम्परेचर चाहिए होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें वाटर की यूज़ भी बहुत कम होता है और कंटैमिनेशन भी कम होता है। अब इन्हें जब ये एल्गल मास डबल हो जाता है तो इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, तो केमिकल कॉकुलेंट्स डाले जाते हैं, जिससे जो है फॉलिकेशन के मेथड से इन्हें अलग करा जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है सेल सरफेस का वो रिड्यूस हो जाता है, और ये जो है सेल्स आपस में स्टिक हो जाती हैं और ये सेपरेट हो जाती हैं वाटर से, और ये ऊपर की तरफ तैरती हुई अपन को अलग से एल्गल लेयर मिल जाएगी। साथ में फ्लोटेशन के मेथड से तो इसमें गैस बबल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और बायोमास जो है जनरली उस बबल से एल्गल मास जो है अधेयर हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, फ्रोथी सी लेयर बन जाएगी, जिससे इसे अपन जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपन जो भी एल्गल कल्चर चल रहा है उससे। अब इन्हें जो है इसके बाद इसमें डी-वाटरिंग की जाती है। इसको जो है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें वाटर का जो कंटेंट है उसे हटा दिया जाता है। साथ में और भी कई मेथड से इनको कंसंट्रेट किया जाता है। साथ में सन ड्राइंग भी कर सकते हैं, जिससे इसका एल्गल जो है वाट का जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। एल्गल पेस्ट और केक्स तैयार हो जाते हैं, जिसमें 50 टू 20% कम से कम सॉलिड होता है। अब इसमें बायोफ्यूल में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो माइक्रो
माइक्रो एल्गी के लिए थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है और मैक्रो एल्गी के लिए थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि अपन बायोडीज़ल और बायो इथेनॉल अलग-अलग बनाते हैं। तो जब अपन बायोडीज़ल बनाते हैं तो माइक्रो एल्गी में क्या होता है, सेल डिस्ट्रप्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं और फिर लिपिड एक्सट्रैक्शन होता है, जिसमें पहले तो क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल यूज़ होता था, अब जो है हेक्सेन और आइसोप्रोपेनॉल यूज़ होता है। फिर एस्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसे हम ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं इन्हें मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं। जो अपना क्रूड ऑयल आ गया है, तैयार हो गया है ऑयल एक्सट्रैक्शन के मेथड से, उसे अपन मेथनॉल से ट्रीट करते हैं तो फैटी एसिड मिथाइल एस्ट्रेज प्राप्त होते हैं, जो कि क्रूड बायोडीजल जिसे अपन कह सकते हैं वो होता है। फिर इसका फेज सेपरेशन किया जाता है, जिसमें टॉप लेयर पे तो अपन को बायोडीजल मिल जाता है और बॉटम लेयर पे ग्लिसरॉल रह जाता है। ठीक है। अब इसकी फाइनल वॉशिंग और रिफाइनिंग होती है, जिससे अपन को बायोडीजल प्राप्त होता है। तो बायोडीजल किस में प्राप्त होता है, माइक्रो एल्गी में। वहीं मैक्रो एल्गी में क्या होता है, इनको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं। जो एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर फर्मेंटेशन होता है। तो इसमें सैक्रोमाइसिस जो की स्पीसीज जो है, यीस्ट की जो स्पीसीज है वो यूज होती हैं, जिससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। तो इथेनॉल जब भी बनता है तब अपन फर्मेंटेशन याद रखना है अपन को, और डिस्टिलेशन होगा और उससे जो है बायोइथेनॉल प्रोड्यूस होगा। तो इसमें अपने को हाइड्रोलाइसिस और फर्मेंटेशन याद रखना है। लिक्विड बायोफ्यूल पाथवे है ये। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसका जो गैसियस पाथवे है। ठीक है, गैसियस बायोफ्यूल पाथवे, ये एनारोबिक डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो हार्वेस्टेड बायोमास है, जो अपना बायोमास कल्टीवेशन हो गया वहाँ तक सब में सिमिलर है। ठीक है। और हार्वेस्टेशन किया है बायोमास का, वहाँ पे भी सिमिलर है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, एसिडोजेनेसिस किया जा रहा है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद। एसिडोजेनेसिस, जो एसिडोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, फिर एसिटोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और फिर उसके बाद मेथेनोजेनिक, जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथेन गैस प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। तो एनारोबिक मेथोजेनिक जो बैक्टीरियाज हैं, मेथेनोकोकस हैं, मेथेनोसेरिकीना स्पीसीज हैं, ये मेथेन प्रोड्यूस करने में कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बायोगैस इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। लास्ट में जो है अपन एक शॉर्ट फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, और ये डायग्राम आप ज़रूर से बना के आइएगा अपने एग्जाम्स में। एल्गल कल्टीवेशन के लिए अपन या तो पॉन्ड जो है सिस्टम यूज़ करते हैं, या क्लोज फोटो बायोरिएक्टर, जहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस में अपन जो है न्यूट्रिएंट और जो भी उसको मीडिया वगैरह चाहिए होता है वो कंट्रोल कंडीशंस में अपन उसे देते हैं और एल्गल कल्टीवेशन करते हैं। फिर हार्वेस्टेशन के लिए फोलिकेशन और फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं, और डी वाटरिंग करते हैं सेंट्रिफिकेशन और सन ड्राइंग से। फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइक्रो एल्गी में सेल डिस्ट्रक्शन और लिपिड एक्सट्रैक्शन करते हैं, और उन्हें कन्वर्जन और बायोफ्यूल के लिए ट्रांसएस्टिफिकेशन की रिएक्शन की जाती है, जिससे बायो डीजल प्रोड्यूस होता है। वहीं मैक्रो एल्गी में जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन में हाइड्रोलाइसिस और एनारोबिक डाइजेशन या फर्मेंटेशन किया जाता है, और फिर डिस्टिलेशन से बायोइथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर अपन ने मेथनोजेनिक बैक्टीरियाज यूज़ किए हैं तो उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से ज़रूर से शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अपन जो है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।